सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे और HDFC एज बैंकर्स प्रोग्राम की तैयारी कर रहे होंगे। ये सेशन है HDFC बैंक के एज बैंकर्स प्रोग्राम के Q&A यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चंस जो आपने पूछे कमेंट सेक्शन में और जर्नल डाउट्स उनके बारे में बात करेंगे। मैंने किया था कॉल NIIT की हेल्पलाइन पर, जहां से मुझे कॉल बैक आया और उन्होंने मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए आपके लिए। तो वो क्वेश्चंस जो आपने पूछे थे उनको करेंगे डिकोड। पूरी एक लिस्ट है, मैं पहले लिस्ट दिखाऊंगा और उसके बाद एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर देंगे जो पूछे आपने। व्हाट आई आस्क्ड मैं बताऊंगा आपको कि मैंने उनसे क्या क्या पूछा। उसके बाद ट्रेनिंग लोकेशन के बारे में डिस्कशन होगा। उसके बाद होगी जॉब पोस्टिंग लोकेशन का डिस्कशन, यानी कि मैं बताऊंगा कहाँ पर जॉब आपको पोस्टिंग मिलेगी। उसके बाद असेसमेंट टेस्ट और स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा या क्या आएगा उसके अंदर। इसके बाद व्हाट इज़ दी प्रोग्राम ऑपरेशन और सेल्स, इसका भी डाउट कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। और लोन और फीस की बात भी होगी कि क्या लोन है, कितनी फ़ीस है। इसके बाद बात करेंगे जर्नल क्वेश्चंस जो आपने पूछे कमेंट सेक्शन में, उसके बारे में। सबसे पहला मेरा उसमें क्वेश्चन ये था कि ट्रेनिंग की लोकेशन क्या होगी। तो देखिए उन्होंने मुझे बताया कि NIIT का एक इंस्टीट्यूट का सेंटर यानी कि NIIT यूनिवर्सिटी जो है वो नीमराना में है, नीमराना राजस्थान, जो कि सेंटर प्लेस है दिल्ली और जयपुर के। यानी कि दिल्ली से 122 किलोमीटर है और जयपुर से करीब 150 किलोमीटर। सेंटर पॉइंट है नीमराना राजस्थान, जहां पर NIIT की यूनिवर्सिटी बनी हुई है और यहीं पर आपकी 45 दिन की ट्रेनिंग होगी, जिसमें रहना खाना उनकी तरफ से सारा अरेंजमेंट होगा। अब बात करते हैं जॉब पोस्टिंग लोकेशन की। तो जॉब पोस्टिंग लोकेशन के लिए उन्होंने मुझे बताया कि आपको मिलेंगे 2 ऑप्शन। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे असेसमेंट का, उसी समय आपसे जॉब पोस्टिंग के लिए 2 लोकेशन के ऑप्शन मांगे जाएंगे। तो पहला तो आप अपनी होम लोकेशन दे देंगे, यानी कि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट या किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, सपोज़ कीजिए कि आप फतेहाबाद में रहते हैं, तो फतेहाबाद में हो सकता है कि HDFC की ब्रांच ना हो, तो आप पहली लोकेशन आगरा भर लें और दूसरी मथुरा या अलीगढ़ में से कोई एक भर लें। तो ऐसे करके आप 2 चॉइस पर अपनी पोस्टिंग डिमांड कर सकते हैं। लेकिन बैंक ये राइट रिजर्व करता है कि इन जगहों पर अगर पोस्टिंग ना भी मिल पाए तो भी वो आपको कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकता है और कहीं भी लोकेशन पोस्टिंग दे सकता है, उसमें आप मना नहीं कर सकते। सपोज़ कीजिए कि अलीगढ़ से ही सिर्फ 10 लड़के भर देते हैं। अब अलीगढ़ में टोटल HDFC की 2 या 3 ही ब्रांच है, तो 10 के 10 लड़कों को अलीगढ़ में पोस्ट करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ऑब्वियसली आपको दूर की लोकेशन पर देना ही पड़ेगा। तो इस केस में आपको लोकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ करके ही चलना पड़ेगा। आप ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे कि वो आपको नॉर्थ इंडिया में ही रखें, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि होम ब्रांच ही मिले। हाँ, लेकिन आपको चॉइसेस में 2 ऑप्शन मिले हुए हैं और इसके लिए इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि पोस्टिंग एलोकेशन वुड बी सोली डिपेंड अपॉन द बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑफ HDFC वैकेंसीज अवेलेबल एट दैट टाइम। उस टाइम जो ब्रांच की रिक्वायरमेंट होगी या जिस ब्रांच पर लोकेशन में अवेलेबिलिटी होगी वहाँ पर वो आपको पोस्टिंग दे देंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है असेसमेंट टेस्ट एंड स्टडी मटेरियल। तो देखो असेसमेंट टेस्ट जो है ना, आप जैसे ये 1 टाइम वाला फ़ीस दे देते हैं ना 590 रुपये, उसके बाद आपको मॉडरेटर खुद से कांटेक्ट करेंगे, स्टडी मटेरियल का आपको लिंक दे देंगे जहाँ से आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर पाओगे। और ये टेस्ट जो होगा ना 4 सेक्शंस में होगा, यानी कि 4 तरह के आपके टेस्टेड में जो रहेगा। जैसे कि हो सकता है कि एक ऐसे हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी तो आना ही आना है, इसके अलावा इंग्लिश क्वेश्चंस होंगे और हो सकता है कि रीजनिंग भी रहे। तो 4 डिपार्टमेंट में यानी 4 तरह के सब्जेक्ट्स में ये टेस्ट आपका होने वाला है, पहली चीज़। अब इसके बाद आपका जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू उतना हार्डली नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो इंटरव्यू बड़ा ही आसान होगा, जो कि एक्चुअली NIIT वालों के ही द्वारा लिया जाएगा, ना कि HDFC के थ्रू। तो ये डाउट भी उन्होंने मेरा अच्छा क्लियर कर दिया। बात करते हैं प्रोग्राम ऑपरेशन है कि सेल्स। देखो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में डाउट था। लोग डरे हुए थे कि कहीं यार ऐसा ना हो कि हम पैसा पे कर दें और इसके बाद ये प्रोग्राम सेल्स का निकल जाए, हम सेल्स तो कर नहीं सकते। तो मैं बता दूं कि प्राइवेट बैंक में देखो सेल्स तो सबके सर पर रहती ही है, लेकिन जैसा कि मेरी NIIT वालों से बात हुई तो उन्होंने कहा ये ऑपरेशनल प्रोग्राम ही है। यहाँ पर आपको कैश हैंडलिंग, चेक क्लियरिंग, कस्टमर को सर्विस देना, कस्टमर के किसी पर्टिकुलर जो स्पेशल अकाउंट होते हैं, बड़े बड़े लार्ज
इंचार्ज अकाउंट्स, उनका आरएम हो जाना यानी कि रिलेशनशिप मैनेजर, उनको रेगुलर बेसिस पे कॉल करना, टेलीकॉलिंग की सर्विसेज देना, अगर वो फ़ोन पर कुछ कोई सर्विस डिमांड करते हैं वो देना, प्लस उनके साथ क्रॉस सेलिंग का भी प्रैक्टिस करना, यानी कि कोशिश करना कि वो अगर ब्रांच में कोई अपना कस्टमर आया है तो हम उसको कोई नया कार्ड ऑफ़र कर दें या कोई थोड़ा म्यूचुअल फंड की कोई एसआईपी लगा दें। तो देखो थोड़ा बहुत तो स्टार्टिंग में भी आपका ब्रांच से टारगेट का प्रेशर रहेगा हल्का सा, यानी कि आपको करीब 10 to 20% स्टार्टिंग में, और फ्यूचर में धीरे धीरे ग्रेजुअली वो ग्रो भी करेगा। सेल्स थोड़ी सी इसमें है, ऐसा आपको एनआईटी वाले नहीं बताएंगे, लेकिन जब आप इसका जो Q&A का सेशन का जो Q&A का जो स्क्रीनशॉट देखेंगे जो कि इंटरनेट पर पड़ा हुआ है, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ऑपरेशन, कस्टमर सर्विस, सेल्स, रिपोर्टिंग। तो देखो थोड़ा सेल्स तो है, लास्ट में इन्होंने लिखा है, बट सेल्स है और वो आपको करनी पड़ेगी। उसका एक रीज़न मैं ये बताता हूँ कि देखो प्राइवेट बैंक्स जो है ना, उसमें कैश हैंडलिंग ऑलमोस्ट ख़त्म होते जा रहा है। उन्होंने कैश के लिए मशीन लगा दी है, वहाँ पर कस्टमर आकर के कैश डिपॉजिट भी कर सकता है और विड्रॉल भी कर सकता है। लेकिन जब कैश 1-2 लाख रुपए से ज़्यादा होता है तभी वो काउंटर पर कैश को डिपॉजिट करना अलाउ करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, बहुत कम मैन पावर का यूज़ होता है जो कैश हैंडलिंग कर रही है, बहुत कम मैन पावर होती है जो चेक या एनईएफटी की क्लियरिंग कर रही है। बाकी की मैन पावर क्या करेगी, बैंक तो बहुत बड़ा है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको बेचना है, तो ऑब्वियसली सबको प्रोडक्ट बेचने पर लगाया जाएगा। वो अलग बात है कि टारगेट बहुत ही लिबरल रहेगा इनिशियली। तो टारगेट से या सेल्स से आप बिल्कुल ना डरें, इसकी प्रॉपर आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ब्रांच मैनेजर, ब्रांच के बाकी दूसरे स्टाफ बहुत ही सपोर्टिव होंगे, आराम से सारे काम होंगे और प्रेशर जो है वो ग्रेजुअली ग्रो होगा। फ्यूचर में हो सकता है कि ये काफ़ी बढ़ भी जाएगा, बट आई बिलीव एंड आई एश्योर यू कि आप इसे हैंडल कर लेंगे। अब बात करते हैं सैलरी एंड फीस की। तो देखो 590 रुपये तो तुम्हें तभी देने होंगे जब तुम असेसमेंट टेस्ट भर रहे हो। उसके बाद अगर तुम्हारा असेसमेंट क्लियर हो जाता है, उसका एक तुम्हें मेल आ जाएगा, तो तुम अपनी सीट रिज़र्व कर सकते हो। सीट रिज़र्व करने का ना चार्जेस तुमको 10,000 देना होगा। ये 10,000 इसी 1,77,000 का पार्ट है, ठीक है। ये जो 1.5 लाख प्लस जीएसटी का जो तुम्हारा फीस बन रहा है, ये इसी में से 10,000 रुपये कम कर लिया जाएगा जब आप बाकी की फ़ीस पे करोगे तब। अब मैं 10,000 रुपये कम करके जो एक्चुअल अमाउंट, जिस अमाउंट के लिए तुम्हें लोन लेना पड़ेगा, उस अमाउंट की कैलकुलेशन तुम्हें बताऊं तो इस पर लगभग 11% का तुम्हें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। यानी कि जो लोन मिलेगा ना, ये इंटरेस्ट फ्री नहीं है, इस पर 9 से लेकर के 11% तक इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो हमने हायर साइड 11% इसको लिया और लोन का टेन्योर 2 ईयर्स लेकर के लगभग इसका एक अप्रॉक्सीमेट आपको टेंटेटिव अमाउंट बताने की कोशिश करिए कि 7,700 रुपये की लगभग आपकी किस्त, आपके इंस्टॉलमेंट आपकी सैलरी से हर महीने डिडक्ट होगी। और 1.67 लाख रुपीज़ के लिए आपको लगभग 1,86,000 या कह सकते हो कि 2 लाख रुपये तक का टोटल अमाउंट इस प्रोग्राम को करने के लिए आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब लेते हैं जनरल क्वेश्चंस जो हमसे लोगों ने पूछे। देखो एक बच्चे ने पूछा कुछ दिन जॉब किया फिर निकाल सकते हैं क्या? नहीं यार, बिल्कुल नहीं निकालेंगे। एचडीएफसी तो बहुत ही रेप्यूटेड देश का नंबर 1 बैंक है, तो डेफिनेटली नहीं निकालेंगे यार, ऐसा मत सोचो। सर कोई तरीका है, स्कैम तो नहीं है? नहीं यार, बिल्कुल स्कैम नहीं है। कब से स्टार्ट होगा? देखो यार, तुम ना अपना असेसमेंट कंप्लीट कर लो और अपनी सीट रिजर्व कर दो 10,000 रुपये दे करके। जब भी स्टार्ट होगा तुमको एनरोलमेंट के लिए बुला लिया जाएगा, तुम्हारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा और ये जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा, तो इसे कंप्लीट करके रख लो, लेट मत करो। दूसरा, अगर कभी ये नहीं स्टार्ट होता ना तो वो होल्ड पर प्रोग्राम डाल दिया जाएगा अगले साल के लिए। और अगर ऐसा हुआ कि बिल्कुल नहीं ही हो रहा है तो वो तुम्हारे 10,000 रुपये तो वापस आ जाएंगे, 590 रुपये तो नहीं आने वाले। खैर, ये सिर्फ एक्सपीरियंस वालों के लिए है, नॉट फॉर फ्रेशर। देखिए ये बात गलत है, ये फ्रेशर्स के लिए है और मैक्सिमम 3 साल एक्सपीरियंस वाला इसे कर सकता है। चलो अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस इससे ज़्यादा भी हो गया है ना तो तुम छुपा लेना, बट तुम्हारी एज जो है वो 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब सर, मेरे फॉर्म फिल किया प्रोग्राम के लिए, बट मुझे अननोन नंबर से सेंड व्हाट्सएप मैसेज आया, उसमें पीडीएफ टेस्ट का क्वेश्चन दिया और स्क्रीनशॉट था, वो मैंने फॉर्म भरा था, तो सर ये रियल या फेक है? अच्छा देखो, हाँ, तुम जैसे ही फॉर्म फिल कर दोगे ना तो जो काउंसलर है वो तुमसे कांटेक्ट करेगा और वो व्हाट्सएप पे तुम्हें स्टडी मटेरियल का लिंक वगैरह सब कुछ शेयर करेगा, ठीक है, डरने का नहीं। जॉब लोकेशन क्या रहेगा, मैंने बता दिया जॉब लोकेशन क्या रहेगा, ठीक है। अपने हिसाब से 2 ऑप्शन चूज़ कर सकते हो।
HDFC इज़ अ प्राइवेट बैंक और लेंडिंग बैंक, ये बड़ा अच्छा मुझे कमेंट लगा, इन्होंने पूरा ना डिटेल में डिफाइन किया। इन्होंने बताया कि 50% ऑपरेशन और 50% सेल्स रहेगा। तो यार ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है, मैंने इसे ना पिन कमेंट में भी डाल दिया। थैंक यू सो मच, एक्सप्लेनिंग सो गुड। चलो ये आगे बढ़ गया, देखते हैं आगे। सर ये ऑपरेशन प्रोग्राम है, ये सेल्स नहीं है, बट प्राइवेट बैंक सेल्स तो होगा ही। यस ऑब्वियसली। अब ये कह रहे हैं कि फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम और HDFC एस बैंकर प्रोग्राम दोनों में से कौन सा अच्छा है। तो ऑब्वियसली एस बैंकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत जल्दी आपको ज्वाइनिंग देगा एस, और जो फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो और प्लस फीस भी ज़्यादा है, एक स्टेप नीचे ही तो है। तो फ्यूचर बैंकर्स की जगह एस बैंकर्स ले लो, जल्दी ज्वाइन कर लोगे, बेटर रहेगा। ओके सर होम पोस्टिंग मिलेगी क्या, मैंने बता दिया। ओके सर असेसमेंट टेस्ट में क्या आएगा। स्टडी मटेरियल तुम्हारे संग शेयर हो जाएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, इंग्लिश थोड़ी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, टेस्ट की चिंता लेना, इंटरव्यू की चिंता उतनी मत लेना, NIT वाले एक्सेप्ट कर लेंगे, सिर्फ तुम्हारा टेस्ट अच्छा निकलना चाहिए। सर इफ़ आई सेलेक्टेड दिस प्रोग्राम एंड आई वांट टू डू सेल्फ फंडिंग, सेल्फ फंडिंग भी कर सकते हो और लोन भी ले सकते हो। लोन के लिए सिविल स्कोर की बात हो रही है, तो सिविल स्कोर देखो तुम्हारा कोई आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, और तुम्हारे पास 2 गारंटर, एक गारंटर होना चाहिए जो कि तुम्हारे लिए गारंटी ले सके, क्योंकि तुम अर्निंग हैंड नहीं हो तो तुम इस लोन को कैसे चुकाओगे, इसलिए कोई ना कोई गारंटर तुम्हारे पेरेंट्स का लिया जाएगा। तो देखो ये थे तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर। इसके अलावा भी कोई अगर क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, कमेंट सेक्शन खुला है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।